मैं 4 विषय पे मैं कोर्स ले रही हूँ, 4 विषय इन्वायरमेंटल साइंस की अपनी पकड़ है, डिफेंस स्टडी, इसीलिए मैं इन्वायरमेंटल और IR रिलेशन मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल सिक्योरिटी मेरे पास और उसके साथ ही साइंस नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था सर, जैसे वो जो भी बीएड करता है उसमें चारों इस मतलब में जैसे लगता है सब एक ही ज्वाइंट है, हाँ एक ही जैसे हैं जो भी सब्जेक्ट पकड़ो। जैसे आप बीएड में जाएंगे तो अभी फर्स्ट ईयर खत्म कंप्लीट सेकंड ईयर चल रहा है। उसमें मैं शैक्षिक प्रशासन मैनेजमेंट में देखता हूँ प्रबंधन फर्स्ट ईयर, सेकंड में मैं शैक्षिक देखता हूँ फर्स्ट और डीएलएड में मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, 3 एक मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर है। अभी ये वाइज है ना फर्स्ट 4 सब्जेक्ट डीएलएड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा कितने लोग इसमें साइंस के बैकग्राउंड के हैं, कौन नहीं साइंस बैकग्राउंड के कौन नहीं, आप लोग नहीं साइंस के बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड मतलब हाई स्कूल तक तो रहा होगा आपका साइंस इंटर हाई स्कूल तक सर सबका रहता है। हाई स्कूल तक सबका। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज अच्छा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या? 2 शब्द हैं, इन दोनों का भी प्रयोग नहीं करूंगा, संलयन और विखंडन, इन दोनों का भी प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं और बताऊंगा कि वह तकनीक जो नाभिकीय गुणों के प्रयोग से विकसित की जाती है, वह तकनीक जो नाभिकीय गुणों के प्रयोग से विकसित की जाती है उसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। नाभिकीय गुणों के प्रयोग से विकसित जो तकनीक है वो कौन सी तकनीक है? न्यूक्लियर नाभिकीय। अच्छा, अब इसमें जो नाभिकीय गुण है वो क्या है? नाभिकीय गुण 2 तरह के, एक तो क्या है विखंडन और एक क्या है संलयन। विखंडन मीन्स जो आपका न्यूक्लियर जो है फिजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं और इसको न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, समझ आया? ये है फिजन, दूसरा है फ्यूजन। अब जो फ्यूजन है और फिजन है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। वास्तव में नाभिकीय विखंडन क्या चीज है, नाभिकीय विखंडन है क्या, नाभिकीय विखंडन क्या चीज है? ये जो है नाभिकीय विखंडन का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कौन सा ऐसा गुण है? कौन सा ऐसा गुण है जो नाभिकीय विखंडन किसी भी आप लोग जानते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं अणु और परमाणु, ठीक है ना? जो किसी तत्व किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो सूक्ष्मतम रूप है वो क्या है? अणु, परमाणु। अच्छा हाँ सर, किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो सूक्ष्मतम रूप है
क्या है? परमाणु सर। परमाणु। ये सर मुक्त अवस्था में रहता है। परमाणु जी सर। जिसमें आप जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में कौन सा आवेश होता है? धन। धनात्मक धन और धनात्मक आवेश। और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति होती है। न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव धनात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की वो जे टॉमसन ने किया, एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जे टॉमसन। प्रोटॉन इसको रदरफोर्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन इसमें जो है मैं बताता हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक और ये रदरफोर्ड। ये आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है उदासीन है, प्रोटॉन धन आवेश से आवेशित है और इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण आवेश है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों हैं। जब किसी ऐसा पदार्थ जो फिजाइल मटेरियल, फिजाइल जो कि विखंडित होना हो सके, जिसका विखंडन हो सके, वो कैसा पदार्थ होता है? फिजाइल मटेरियल होता है, फिजाइल पदार्थ होता है, विखंडित होने वाला पदार्थ। जैसे किसी भी पदार्थ के नाभिक में क्या होता है? जैसे ले लिया आपने न्यूक्लियस, उसका जो नाभिक केंद्र, हाँ नाभिक है, नाभिक में क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। मतलब ऐसा फिजाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम, कौन सा यूरेनियम? 92 यूरेनियम 92 जो है वो फिजाइल मटेरियल के रूप में है, यूरेनियम 92 और इसका है 235 मास और एटॉमिक नंबर इसका है 92। जैसे इस टाइप का जो फिजाइल मटेरियल है, जो विखंडित होने वाला जो पदार्थ है, आप लोग जहां नहीं समझ में आएगा वहां तो दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सही क्या चीज है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मेन की संकल्पना यह है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कहीं से अगर कोई चीज अधूरा रह जाता है। इसमें क्या करेंगे हम? न्यूट्रॉनों की बमबार्ड करेंगे, न्यूट्रॉनों की बमबारी करेंगे। मैं बात नहीं कर रहा हूं आपकी विखंडन। तो न्यूट्रॉनों की जो बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन की, तो क्या होगा? यह पदार्थ जो हल्के नाभिक में टूटेगा, ये जो है क्या होगा? यह जो हल्के नाभिक में टूटेगा और टूटकर क्रिप्टॉन और क्या बनाएगा? बोरान की बेरिलियम है, बेरिलियम BSL बेरिलियम है, बेरिलियम। तो क्रिप्टॉन और बेरिलियम मतलब हमारा मतलब यहाँ ये देखिए, साइंस पढ़ना हमारा यहाँ मतलब नहीं, हमारा मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि वास्तव में है क्या है। ये तो डीप में इतना जानना हमको जरूरत नहीं है इस चीज की, बस हमको ये जानना है कि क्या है। तो 36 परमाणु क्रमांक का PR और प्लस कितना इसका है? 56 है बेरिलियम का 56 और 196 है 56 144 गलत है, ठीक है ना? बेरिलियम का 225 बोरान होगा भाई, बोरान बेरिलियम होता है। देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ, चलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये और ये जो है इसमें कुछ ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा जो है क्या होगी? मुक्त होगी इसमें। और इसमें जो है 3 ऊर्जा मुक्त तो होगी, साथ में 3 क्या निकलेंगे? न्यूट्रॉन के, मतलब 3 न्यूट्रॉन के क्या निकलेंगे इसमें से? न्यूट्रॉन के अणु बोलो तेज थोड़ा,
जी सर, 3 अणु निकलेंगे। 3 अणु निकलेंगे और कुछ ऊर्जा जो है इसमें से मुक्त होगी, ऊर्जा जो है मुक्त होगी। अब आप लोग जानते होंगे कि आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर सर। डेल्टा mc स्क्वायर। डेल्टा यहाँ मैं क्यों लगा रहा हूँ बताता हूँ मैं। जैसे जो यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ बमबार्ड करने के बाद जो यहाँ अलग अलग दो हो रहे हैं, अलग अलग नाभिक जो तैयार हो रहे हैं दो तत्वों के अलग अलग, तो उससे क्या है कि ये तो जो निकलेंगे प्लस जो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के बाद जो ऊर्जा यहाँ रिड्यूस हो रही है, तो ऊर्जा रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ अंतर आ जाएगा। इसमें अंतर आएगा, न्यूट्रॉन जैसे इसमें जो है जो मॉस होगा, मॉस डिफरेंस जो हो रहा है वही डेल्टा है। लिखिए, आप लोग लिखते रहिए, सब समझने सामने के लिए वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा में आप लोग नोट करिए, नोट करिए, फिर चल रहा है, पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। ये दो हल्के नाभिक टूट रहे हैं, ये जो है यहाँ लिख दीजिएगा, दो हल्के नाभिक में बेरियम है सर, बी है। बेरियम, बेरियम बेरियम बेरियम, जी सर। बोरान ये बेरियम, क्रिप्टन और बेरियम नाभिक में। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 ही है, तो उसका परमाणु बल 8 ही होगा ना। दो हल्के नाभिक में क्रिप्टन और बेरियम होगा, बेरियम जो करने मत कंफ्यूज होइए, अलग अलग होता है बेरियम है। तो यहाँ लिखिए, अच्छा इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, देख लीजिए, जैसे इसको लिख लीजिए मास 1 और इस तरह से न्यूट्रॉन और इस तरह से m1 और m2 प्लस 3m1 प्लस ऊर्जा रिड्यूस हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। इस तरह से भी आप उसको अपने जो वैज्ञानिक भाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से भी आप इसका बना सकते हैं। जो मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिफरेंस, जी सर, इसी में सर। हाँ, तो जो डेल्टा यहाँ लग रहा है, डेल्टा ही हुआ है जो मास डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। जैसे यहाँ दो हल्के नाभिक टूट रहे हैं अलग अलग, और टूटने के पश्चात जो है 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं यहाँ अलग रिड्यूस होने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन क्या होता है, ऊर्जा मुक्त, ऊर्जा जो मुक्त हो रही है, तो भाई सिंपल सी बात है कि ऊर्जा भी मुक्त हो रही है और 3 न्यूट्रॉन भी, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ये गैप आएगा, यहाँ गैप जो आएगा, डिफरेंस तो आएगा, किसका डिफरेंस आएगा, मास डिफरेंस आएगा। इसलिए यहाँ पे जो मास डिफरेंस है, ये मास डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डेल्टा लगा। वैसे आप ऑलरेडी पढ़ते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये मास डिफरेंस को ही डेल्टा दर्शाता है। मास डिफरेंस कैसे हो रहा है, जब इसमें से ऊर्जा रिड्यूस हो जा रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मास में डिफरेंस हो जा रहा है ना, कमी तो आएगी ना। तो इसी प्रकार से जो है क्या करते हैं, इसको न्यूट्रॉनों की बमबारी करके ऐसा फिजाइल मटेरियल यूरेनियम 92 है कि इस फिजाइल मटेरियल जो है पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं। न्यूट्रॉनों की बमबारी के पश्चात दो अलग अलग हल्के नाभिक वाले जो है तत्व जो है अलग अलग टूटेंगे, और टूटने के पश्चात क्या होंगे, इसमें से 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे और 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या होगा, ऊर्जा रिड्यूस होगा, मतलब इसमें से एनर्जी रिड्यूस होगा। और उसी एनर्जी का उपयोग हम क्या कर लेते हैं, उसी एनर्जी का उपयोग हम अपने इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि जो ये बमबारी हमने किया, एक बार बमबारी करने के पश्चात चेन रिएक्शन बनाता है, श्रृंखला क्रिया बनाता है। देखिए इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि न्यूट्रॉनों की बमबारी कर दिया और जो चेन रिएक्शन को बना दिया, चेन रिएक्शन से क्या होगा, ऊर्जा रिड्यूस होना शुरू हो गया। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि इसको अनियंत्रित ना होने दें। देखिए दो चीज है, जब आप किसी उसको सकारात्मक कार्यों में लेंगे तो सकारात्मक कार्यों में क्या होगा कि उसको नियंत्रित होने से रोकना, मतलब
नियंत्रित करना होगा, अनियंत्रित होने से उसको रोकना होगा। जब ये अनियंत्रित की श्रेणी में जाता है तो कैसे होता है, तब फिर वो उसी से बॉम्बिंग होती है, मतलब बम जो बनाते हैं, न्यूक्लियर जो बम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसी अनियंत्रित अभिक्रिया से होती है। और नियंत्रित जब करते हैं हम, सकारात्मक कार्य में जो उसका उपयोग करते हैं तो उसका हम लोग नियंत्रण करने का उपाय ढूंढते हैं, इसको नियंत्रित किया जाए। उसके भी उपाय मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे नियंत्रित किया जाए। जब भट्टियों में उसका नियंत्रण जब हम करते हैं तो भारी जल और फिर किस चीज का बात, पिछले साल आप लोगों को डिटेल में मैंने बताया था, दीवारें जो होती है सीमेंटेड होती है बहुत, वो सब तो खैर मैं संरचना जब बताऊंगा तब उसमें पढ़ाऊंगा। संरचना जब इसका मैं बताऊंगा, न्यूक्लियर भट्टी की संरचना मैं बताऊंगा तब वो सब चीजें बताऊंगा। फिर वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस टाइप के मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे देश में, हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास किस तत्व की ज्यादा अधिकता है, ठीक है ना, हमें यूरेनियम में बड़ी समस्याएं होती है प्राप्त करने में। फिर विश्व स्तर पर उसके कौन कौन से तरह से उसके सम्मेलन हुए, कौन कौन से उस पर प्रतिबंध लगाए गए, किस किस तरह से सारी चीजें, तो उस समय हम क्या, हाँ भाई लिखना है। जल सर जो कराते हैं वो भारी जल रहता है ना सर, भारी जो मंजर किसी का, बताइए नहीं है। देखिए ये जो है तत्व है, प्राइम रिएक्शन है, रिएक्शन कुछ इस तरह से है। यूरेनियम 92 का जो है, जो एटॉमिक नंबर है 92 है और एटॉमिक भार कितना है 235 है, क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल है। आप बात समझिए ना, फिजाइल मटेरियल मतलब विखंडन होने वाला पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव तत्व जो है ये विखंडित होने वाले पदार्थ है, फिजाइल मटेरियल। तो जो फिजाइल मटेरियल है इस पे हमने क्या किया, न्यूट्रॉनों की बमबारी किया है, क्या न्यूट्रॉनों की बमबारी इसलिए किए क्योंकि वो टूटे, दो अलग अलग तत्वों में टूटे, ठीक है ना। और जब दो अलग अलग तत्व में टूटेगा तब क्या होगा, तब दो अलग अलग तत्व बनेंगे, बनने के बाद इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकला, 3 अलग अलग न्यूट्रॉन, 3 निकले, और फिर न्यूट्रॉन निकलने के बाद ये तत्व बने, न्यूट्रॉन निकला और इससे ऊर्जा रिलीज हुई, ऊर्जा मुक्त हुई, ठीक है ना। अगर सर इलेक्ट्रॉन की बमबारी करवा दे तो है इलेक्ट्रॉन की क्या, अगर सर इलेक्ट्रॉन की बमबारी करवा दे न्यूट्रॉन की जगह से, वैसे न्यूट्रॉन की बमबारी सकारात्मक, वहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन की बमबारी। इसका मतलब सर न्यूट्रॉन जो देखिए न्यूट्रॉन की बमबारी, न्यूट्रॉन कौन सा आवेश होता है, न्यूट्रॉन तो सर धनात्मक नहीं सर, न्यूट्रॉन तो अभी शुरू में बताया मैंने, न्यूट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव हो जाता है। ये नाभिक में हाँ सर, ये माइनस चार्ज, ठीक है सर, ये उदासीन भी होता है। यस सर, इसका मतलब सर जो ये उदासीन भी होता है, नाभिक के अंदर उदासीन की प्रकृति रखता है। तभी तो यहाँ आप कहते हो कि प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका नाभिक है, इसका जो नाभिक है पॉजिटिव, तभी तो आप कहते हो। और यहाँ N P दोनों होता है ना, N P इसका प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन उस समय नाभिक में कैसा है, उदासीन है। जैसे कि सर कहने का मतलब हमारा ये है, यूरेनियम है सर रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है वो हमेशा धनावेशित होता है सर, इसका मतलब ये है। तो जब हम नेगेटिव से उस पर क्रिया कराएंगे तो भी क्रिया करेगा, कहने का मतलब ये है। अब सर समझ गए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की जो बमबारी हम कराएंगे, दो तत्व अलग अलग टूटे यहाँ पे, और दो तत्व जो टूट के निकले उसके अंदर यहाँ 3 न्यूट्रॉन रिड्यूस हुए और ऊर्जा मुक्त हुई। तो जो ऊर्जा हमको चाहिए यही ऊर्जा है, लेकिन जब यही क्या होता है, यही ऊर्जा, यही न्यूट्रॉन इस तरह से होता है। जब यही ऊर्जा इस तरह से होती है, कैसे होती है, मतलब हमेशा 3 की उसमें निकलती है, 3 के गुच्छे में मतलब निकलती है हमेशा 3 की, और फिर यही 3 अलग अलग 3 देखिए, जैसे 3 निकला यहाँ से, तो फिर यही 3 क्या करेंगे, फिर यही 3 अलग अलग 3 फिर बनाएंगे,
फिर उसके बाद यही तीन अलग बनाएंगे, फिर यही जो है अलग तीन से, मतलब इस तरह से तीन तीन की कड़ी जो है बनती चली जाती है। एक बार बमबार्डिंग करने के पश्चात वो जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो अनियंत्रित होती चली जाती है। तो जितनी बार ये होगा तो उसमें से ऊर्जा रिड्यूस होगा ना, ऊर्जा मुक्त तो होगा। तो ये एक प्रकार का आपका शुरुआती चरण है। शुरुआत होने के पश्चात उसके बाद तीन तीन की कड़ी में ये निकलते चले जाते हैं। फिर इनमें से तीन, इनमें तीन, फिर इनमें तीन, ऐसे करके तीन का पहाड़ा आप पढ़ते चले जाओ, ठीक है ना। मतलब तीन का वर्ग करो, तीन का पहाड़ा नहीं करो, तीन का ऐसे वर्ग करते चले जाओ, फिर उसके बाद और आगे करते चले जाओ, ठीक है। तीन तीन का 9, फिर 9 9 81, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब वो पूरा चैन श्रृंखला पूरी रिएक्शन को करता चला जाएगा, और रिएक्शन जब अनियंत्रित हो जाएगा, इसमें क्या होता है, वही अनियंत्रित हो जाता है। देखिए, अगर आपने उसका नियंत्रण कर लिया तब तो कंस्ट्रक्टिव पर्पज में आएगा, सृजनात्मक रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मतलब नियंत्रण से बाहर हो गया, तो नियंत्रण से बाहर होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव पर्पज होगा। जो बम बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बम, जो कि किस मेथड से, फिजाइल मेथड से, मतलब विखंडित तरीके से विखंडन करके किसका, इस तरह से फिजाइल मटेरियल, जैसे यूरेनियम 92, तब वही क्या होता है, विखंडन की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है, ठीक है ना। तो समझ में आया वही चीज। तो इसमें जब हम इसको नियंत्रित कर ले जाते हैं, तो नियंत्रित करने में हम उसका सकारात्मक रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अनियंत्रित होती है, तो अनियंत्रित जो व्यवस्था थी, वही कौन सी व्यवस्था आती है, वो नकारात्मक व्यवस्था, मतलब डिस्ट्रक्टिव मेथड है, पूरी तरह से बर्बादी की तरफ ले जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस चीज को, कि जो व्यवस्था है इसकी, ये चेन रिएक्शन ही बनाती है। इसको आप लोग लिखेंगे, इसको चेन रिएक्शन, चल नहीं रहा, चेन रिएक्शन बनाती है, चेन रिएक्शन, और श्रृंखला अभिक्रिया इसकी बनती चली जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया इसकी बनती चली जाती है। और एक चीज और विशेष रूप से जान लीजिए कि इसी नाभिकीय विखंडन को, इसको जो है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और 1939 में इसकी खोज किसने किया, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने। ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसमें। कब सर, 1800 1939, उससे पहले सर हुआ था। उससे पहले क्या लिखा है इसमें सर लिखा है, यूरेनियम को वर्ष 1789 में जर्मनी के रसायन शास्त्री मार्टिन हेनरिक क्लेपरोथ द्वारा खोज किया गया था। फाइनली अगर देखा जाए इस तरीके से, फाइनली जो है, तो इन्होंने किया, ऑटो हॉर्न स्ट्रासमैन ने किया 1939 में, और उसकी भी जरूरत कब पड़ी, मैं बताता हूँ आपको कब पड़ी। अच्छा, इसमें से क्या होगा कि जब जो मास डिस्ट्रक्शन होगा, मास डिफरेंस जो आएगा, वो क्या मास डिफरेंस हो रहा है, मास डिफरेंस का मतलब यहाँ पे जो m1 प्लस m2 जो मास डिफरेंस हो रहा है, इज लेस देन ये। अब आप देखिए, जो मास डिफरेंस जो आ रहा है, मास डिफरेंस इन दोनों मटेरियल्स, मतलब m1 और m2, ये दोनों जो है, ये तो ये है, और जो मेन है m, ये है। तो जो मास डिफरेंस आ रहा है, मास डिफरेंस इन्हीं की वजह से आ रहा है, इसकी वजह से ये, मतलब कहीं कहीं ये भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनमें ऊर्जा भी रिड्यूस हो गई और 3 न्यूट्रॉन भी निकल गए, तो हल्का हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा था, तो मान लीजिए हिमालय वाला वो लेके जा रहे थे, तो जब लेके गिर पड़े, उसको गिरा हो, तो क्या होगा। जैसे आप लोग देखो कि मिट्टी का खिलौना लेके जाते हैं ना, मैं बहुत नॉर्मल लेवल का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई गुल्लक खरीद या कोई खिलौना लेके आए मिट्टी का, अब मान लीजिए वो गिरा धड़ से जमीन पे टूट गया। अब आपके पास फेविक्विक है, आप क्या करेंगे, जो उसका बड़ा वाला टुकड़ा होगा उसको तो जोड़ देंगे, लेकिन जो चूरा बन गया होगा उसका क्या करेंगे, मतलब बन गया होगा ना। तो
इतना जब बन गया होगा तो उसको कहेंगे वो इसे रहना, तो उसमें से कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन मतलब डिफरेंस आएगा। अब जब टूट के गिर के दो अलग अलग पार्ट में हो गया तो फिर से उसको पहले वाले पार्ट की तरह जोड़ने में एकदम हूबहू वैसा हो नहीं पाएगा। जैसे कांच की खिड़की है, मार दीजिए घूसा जोर से कस के, अगर मैं बहुत मतलब नीचे लेवल में चीजें बताओ एक उदाहरण, तो क्या होगा फिर से एकदम वैसा ही तो बनेगा, कुछ दरार कुछ दरकत उसमें रही जाएगी और ऊर्जा भी रिड्यूस हुई ना, उसमें धड़ाक से मारना आवाज भी माइंड से निकल गया, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुआ, कुछ ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई उसमें। तो उसी तरह से इसको जब न्यूट्रॉनों की पे बमबारी किया तो वो हल्के हल्के नाभिक में टूटे और उसके बाद न्यूट्रॉन अलग हुए और उसमें कुछ ऊर्जा रिड्यूस हुई, तो जो मास डिस्ट्रक्शन है, मास मतलब जो डिफरेंस है, मास डिफरेंस जो है कहीं कहीं इसका ज्यादा है इन दोनों की अपेक्षा, है ना? क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें से ऊर्जा भी मुक्त हो गई, न्यूट्रॉन ऊर्जा हुए ना, और जो ऊर्जा और न्यूट्रॉन दोनों अलग हुए तो उसके बराबर कहाँ रह गया भाई? नहीं रह गया ना, ये चीज तो अलग हो गई इसमें से निकल के। ये जो मैंने बात किया चूड़ा और वो सब चीजें जो अलग हो गई, जो एकदम बारीक चीज, उसको हम कैसे उसको फिर जोड़ पाएंगे? तो कुछ ना नुकसान तो होगा ना, कोई चीज लाइए चल रही है उदाहरण उपयोग सब कुछ मैं बताऊंगा थोड़ा। जैसे कई सारी चीजें हैं ना कि दिमाग में भी होता है कि किस स्तर से कैसे बताया जाए कि इनको समझ में चीज आ जाए। शुरू हो गया? जी सर, शुरू कर दीजिए। 1939 में इसकी खोज आटो वॉन और स्ट्रासमैन ने किया। यहाँ एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है और उस 3 से अगले 3 निकल रहे हैं, उस 3 से अगले 3 निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला होती है, जो चेन रिएक्शन बनता है, श्रृंखला अभिक्रिया बनती है और श्रृंखला अभिक्रिया बनने के पश्चात क्या होगा? प्रत्येक बार जो न्यूट्रॉनों का जो निष्कर्षण होगा उसमें क्या होगा? ऊर्जा भी रिड्यूस होगी, ऊर्जा भी मुक्त होगी। इसी प्रकार से एक प्रक्रिया चलती ही रहती है और चलती ही रहती है। अगर यही प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव वर्क में प्रयोग होता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और अगर यह इसको हमने नियंत्रित कर दिया तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सृजनात्मक तरीके से इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं उसको बताता हूँ क्या क्या है, कैसे क्या करते हैं। इस प्रकार से हम एक चीज और परिभाषित करते हैं, इस चीज को, इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक प्रकार से और परिभाषित करते हैं। दूसरा इन अदर हैंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। देखिए इन अदर हैंड डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब लिखिए इस प्रकार से वह तकनीकी जो नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं पर, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं पर आधारित होती है, वह तकनीक जो नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं पर आधारित होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन। ये उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कहीं से किसी को कोई दिक्कत बताइएगा? नाभिकीय विखंडन में कहीं से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? संलयन मतलब सर जोड़ना। संलयन ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर सूर्य है जो सर, मैं बता रहा हूँ, आवश्यकता क्यों पड़ी पढ़ने की? बता रहा हूँ। और एक चीज मैं अभी जब दोनों का डिफरेंस जब दोनों का लिखवाऊंगा तो आपको संलयन और विखंडन दोनों बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। ये ऐसे मटेरियल क्रियाई मटेरियल हैं जो प्रकृति में स्वतः नहीं ऐसे विखंडित होने लगते हैं। जब तक उसके न्यूट्रॉनों की बमबारी न करवाइए तब तक कुछ नहीं होता है। लेकिन संलयन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है?
प्रकृति में स्वतः होती है, वो सब मैं अभी आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखकर तो देखते रहिए। मैं जानता हूँ कि साइंस के स्टूडेंट हैं जो जिनकी मतलब बहुत आगे तेजी भागना चाहना है, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर संलयन की बात करते हैं। यही सच्चाई है, मनीष सर डाले। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की संलयन, अभी विखंडन ही बता रहे थे, कहाँ दिमाग अभी अभी से पहले नाभिकीय विखंडन में बता रहा था भाई। दो एक भारी जो नाभिक था, दो हल्के नाभिकों में टूटे ही तो थे। यूरेनियम 1992 ये क्या हुआ, एक हल्का नाभिक दो उसमें छोटे छोटे नाभिकों में टूटे ही तो थे, और 3 न्यूट्रॉन निकले और क्या निकली, ऊर्जा निकली, यही तो था। ठीक है दिमाग दूसरी जगह एक बार पढ़ेंगे सब लोग सही है। अरे पढ़ेंगे, इसके पहले आपने पढ़ा था ऐसा? नहीं सर, आर्ट था उसका, पढ़ने ही नहीं जाती थी, पढ़ने ही नहीं जाती थी। आर्ट फैकल्टी नहीं सर, साइंस था, पढ़ने ही नहीं जाती थी। अरे पढ़ती है। उसके बाद जो है एक चीज और देखिए, ये चीज जो है m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या, m और प्लस ऊर्जा। ऊर्जा क्या होगी, यहाँ से ऊर्जा रिलीज होगी यहाँ से। लेकिन क्या होगा, दो जो पदार्थ है, दो जो नाभिक है, इनको दो तत्वों को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद एक बड़ा तत्व बनेगा। अब यहाँ क्या बनेगा, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जानते हैं ना, कौन कौन से बताइए, कोई बताइए। नहीं ये तो सब बताएगा, उसका नाम बताइए। ड्यूटेरियम, और याद नहीं आ रहा जो है, नहीं याद आ रहा है? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, क्यों भाई? और ये क्या बना, हीलियम के 4, ठीक है, और प्लस 2 अनुक्रमांक में 4 प्लस ऊर्जा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1 1s2 1s3। इसमें से हमने ड्यूटेरियम ले लिया और ट्राइटियम, इन दोनों को हमने संलयित कर दिया। संलयित करने के पश्चात हीलियम के 4 मतलब क्या है, 4 उनके परमाणु भार और 2 क्या है, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पे एक परमाणु क्रमांक और ये एक परमाणु भार। लेकिन यहाँ तो 5 है, फिर यहाँ 4 ही क्यों होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो गई। समझ में आया, ऊर्जा मुक्त हो गई तो भाई कुछ तो कम होगा। तो उसी प्रकार से ऊर्जा मुक्त हुई, लेकिन एक चीज और है कि इनके संलयन में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इनके संलयन में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। परमाणु संलयन के बारे में लिखिए, ये आपके संलयन के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन। परमाणु देखिए, दो हल्के ब्रैकेट में लीजिए कम परमाणु संख्या वाले तत्व, 2 हल्के तत्व ब्रैकेट में लिखिएगा कम परमाणु संख्या वाले तत्व के संलयन से भी की जा सकती है क्या, संलयन प्रक्रिया। वह शक्ति जो सूर्य व तारों को ईंधन देती है,
या ऊर्जा प्रदान करती है, ईंधन देती है या ऊर्जा प्रदान करती है, वही परमाणु संलयन, वही परमाणु संलयन है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम, इसको लिख के करिएगा इसको, ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम को जब संलयित कराया या संलयन किया, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम का जो संलयन किया, उससे क्या हुआ, हीलियम के साथ साथ, हीलियम के साथ साथ, इसको हटा दो, न्यूट्रॉन व ऊर्जा मुक्त हुआ, न्यूट्रॉन व ऊर्जा मुक्त हुआ। जैसे बना लीजिए संलयन, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ समझ में आ गया, संलयन और विखंडन दोनों, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो सूर्य तारे और इस तरह से जो है वो संलयन की प्रक्रिया से होते हैं, और उसमें मैंने एक चीज और बताया कि प्रकृति में ये स्वतः हो जाते हैं, लेकिन जो विखंडन की प्रक्रिया है वो प्रकृति में स्वतः नहीं होती है। उस पर जब तक न्यूट्रॉनों की बमबारी नहीं कराई जाएगी, और वो भी कैसा मटेरियल होना चाहिए, फिजाइल मटेरियल होना चाहिए, आगे बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो लिखिएगा हाइड्रोजन बम में, इसके बाद इसको बनाने पश्चात हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन बम में, इसी प्रकार हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़कर हीलियम और एक न्यूट्रॉन का, हीलियम और एक न्यूट्रॉन का नाभिक बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, और इस संलयन से 17.6 MeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है 17.6 MeV, इसको कैपिटल में MeV, ठीक है, ऊर्जा निकलती है। आइंस्टीन के समीकरण इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, आइंस्टीन के समीकरण इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर स्क्वायर, अर्थात मास में होने वाली ऊर्जा, होने वाली कमी, मास में होने वाली कमी, दोनों कंडीशन वही चीज है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, मास की कमी हो रही है, ऊर्जा की जो कमी हो रही है, ऊर्जा निकल जा रही है, मास में जो कमी हो रही है ऊर्जा के रूप में निकलती है,
होने वाली जो कमी है ऊर्जा के रूप में निकलती है। अच्छा, एक चीज और है, चाइना और जो भी फ्रांस कई देशों के सहयोग से चाइना ने तो बना दिया, क्या बनाया? ईस्ट, इसका नाम है ईस्ट, कृत्रिम सूर्य। हाँ, कृत्रिम सूर्य जो चाइना ने बनाया वो कैसा, एक टोकामक ने उसको क्या किया, बनाया। टोकामक क्या है? टोकामक एक प्रकार का जो है सिस्टम है। टोकामक एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंतर्गत इसको क्या किया, रिएक्शन कराया गया। मतलब एक प्रकार का निकाय है, जैसे कहा है कि कोई पात्र इसमें से भट्टी, और उसमें क्या किया, इसका यही रिएक्शन कराया। किस टाइप का रिएक्शन कराया? संलयन अभिक्रिया कराया, और संलयन अभिक्रिया कराने के पश्चात ही उस सूर्य का निर्माण कर पाया। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल सन किसी संलयन रिएक्टर के द्वारा जैसे मान लीजिए न्यूज में आ गया कि चाइना, चीन के बाद फ्रांस का भी टोकामक तैयार हो चुका है, किसके लिए? कृत्रिम सूर्य बनाने की दिशा में। तो आप सोचेंगे कि टोकामक क्या हो जाएगा, सूर्य तो समझ में आ रहा है, लेकिन टोकामक क्या है? टोकामक वही है जिसमें एक ऐसा पात्र संरचना उसको बनाया जाए। भट्टी इस प्रकार की टोकामक, कोई भट्टी के ही नाम को संपूर्ण रूप से संयुक्त रूप से टोकामक बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ अप्सरा और कामिनी, ये सभी क्या है? न्यूक्लियर भट्टियां हैं, भट्टियों के नाम है अप्सरा, कामिनी, इन सब के। ये क्या है? न्यूक्लियर भट्टियां। मैं तो बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और जानेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड आप पढ़िए, न्यूक्लियर बैकग्राउंड लिखिए, न्यूक्लियर बैकग्राउंड। अच्छा, न्यूक्लियर बैकग्राउंड की डिफरेंस वाले एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा इसका डिफरेंस अब लिख लीजिए। डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों लिख लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और ज्यादा, और क्लियर ज्यादा करा देंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन लिखने के बाद फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन लिखने के बाद यहां लिखिएगा परिभाषा दोनों का, जैसे साइड दोनों का पॉइंट यहां लगा दीजिएगा। कुछ पॉइंट्स में मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। जैसे आप विखंडन में लिखिएगा, विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का, विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में, दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है, दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है। उसके बाद इसका परिभाषा लिखिएगा अलग, नाभिकीय संलयन का, इसमें लिखिएगा नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के फिर से लिख लीजिए, फिर से देख लीजिए, नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया से है, एक भारी नाभिक के निर्माण की प्रक्रिया से है। ठीक है, मतलब यहाँ पे विपरीत है दोनों का। इसमें क्या है? टूटेगा, इसमें जुड़ेगा है। विखंडन में क्या है? एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना, और संलयन में क्या है? दो हल्के नाभिक का एक भारी नाभिक में जुड़ना। और होगा क्या कि
यहाँ रिड्यूस होगा ऊर्जा और यहाँ भी रिड्यूस होगी ऊर्जा, दोनों जगह ऊर्जा रिड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद घटना लिखिए, घटना इसी में ऐसे और दोनों की घटना लिखना है। घटना क्या घटना है हमें इससे संबंधित घटना लिखिए। विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती। अगर प्रकृति में विखंडन प्रक्रिया सामान्य रूप से घटित होने लगे ना तो क्या होगा पता है? विस्फोट। जितने भी फिजाई मटेरियल आपके इसमें मुक्त रूप से पाए जा रहे हैं प्रकृति में, हर जगह विस्फोट हो जाएगा। फिर मानो या ये संसार ये जो जीवन है रह ही नहीं जाएगा, तो हर जगह विस्फोट धड़ धड़ होता रहेगा। जैसे कि कभी मैं बता रहा हूँ क्या है मामला। उसका नाभिकीय संलयन के बारे में मतलब घटना लिखिए। प्राय सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। संलयन प्रक्रिया घटित होती है। उसके बाद है ऊर्जा आवश्यकता। दोनों की अलग अलग ऊर्जा आवश्यकता को लिखेंगे। ऊर्जा आवश्यकता में क्या लिखेंगे? पहला इसमें मतलब नाभिकीय विखंडन में लिखिएगा। विखंडन प्रक्रिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। उसके बाद दो मतलब इतना ही याद रखिए। हम आपको एक उदाहरण दे दे रहे हैं कि किसी विस्फोट के लिए चिंगारी ही काफी है, समझ रहे ना। और किसी चीज को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग हैवी पावर की कुछ इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है जो पूरा बाकायदे वेल्डिंग करता, दो चीजों को जोड़ता। एक बस नॉर्मल उदाहरण समझे रहेंगे, याद रहेगा। एक ट्रिक, ठीक है, ऊर्जा लगती है। उसके बाद संलयन लिखिए। ऊर्जा आवश्यकता दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद लिखिएगा प्राप्त ऊर्जा। क्या लिखिएगा उसके नीचे? प्राप्त ऊर्जा। देखिए पहले वाले के नीचे विखंडन में विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है। हालांकि यह नाभिकीय संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है। ठीक है। अब इसके बाद संलयन में लिखिएगा तो प्राप्त ऊर्जा के बारे में। संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से
3 से 4 गुना अधिक होती है। तो आप समझ लीजिए इसको, 3 से 4 गुना अधिक होती है। भले ही इसमें क्या किया जाता है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है संलयन कराने में, दो हल्के नाभिकों को जोड़ने में, एक भारी नाभिक का निर्माण करने में ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन क्या होता है कि विखंडन से ज्यादा ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है। अब आप देखिए कि सूर्य जो संलयन का एक उदाहरण है, क्या होता है वहां ज्यादा ऊर्जा की तो जरूरत पड़ रही है संलयन करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा रिड्यूस हो रही है। लेकिन जो विखंडन है, विखंडन में जैसे न्यूक्लियर बम बनाते हैं तो किसमें किस प्रक्रिया के तहत बनाए, वो विखंडन प्रक्रिया, उसमें क्या किए, न्यूट्रॉनों की बमबारी की। एक बार न्यूट्रॉन की बमबारी कर दिए, छोड़ दिया, होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। लेकिन सर आप ढेर सारा बम है पटाखा, एक को छुआ दी जाए, उसके बाद बाकी को दौड़ते रहेंगे। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक बार बम कहीं चिंगारी छुआ के एक बार कहीं विस्फोट हो गया तो फैक्ट्री तो अपने आग ले लेगा ना, विखंडन होने के लिए। लेकिन उसमें क्या निकलेगा, उसमें से ऊर्जा कम निकलेगी। वो जो है, जो विखंडन जो हो रहा है यहाँ पे, क्या आप कह रहे थे? कह रहे थे सर जो हाइड्रोजन बम है वो संलयन वाला होता है। हाँ तो है ही संलयन, लेकिन हाँ उससे 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 क्या है, संलयन वाला ही हाइड्रोजन बम है। अभी देखिए हाइड्रोजन बम को, अभी देखिए इसमें जब चला दिया, 4 व्हीलर वाले में चला दिया, 4 व्हीलर गाड़ी में, वो अनियंत्रित तरीके से भागेगी, लेकिन उस तरह का रोड भी तो होना चाहिए। जी सर, है जी सर। नॉकिंग, इंजन में नॉकिंग एक शब्द आपने सुना होगा, अपस्फोटन। अपस्फोटन क्यों होता है? इंजन में किसी प्रकार के इंजन में चलने के लिए इंजन को, उसमें अपस्फोटन होता है, नॉकिंग होती है। क्यों होता है? तो ऊर्जा उसमें से ऊर्जा जब अशुद्ध तरीके से फ्यूल जो होते हैं उसमें अशुद्ध, कहते हैं शीशा मुक्त, शीशा युक्त, लेडेड अनलेडेड पेट्रोल मिलता है, आपको पता है ना, शीशा मुक्त पेट्रोल मिलता है। लेडेड पेट्रोल या अशुद्धियां जो उसमें होती हैं तो अपस्फोटन होता है। अपस्फोटन के पश्चात क्या होगा, साइलेंसर से बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, कार्बन निकलेगा, होता है ना, पड़ गाड़ी करना शुरू कर देगा। अभी आप पेट्रोल की गाड़ी में आप मेट्रिक तेल डाल के देखिए, तो तक सीज हो जाए, चले इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स। तो उसी तरह से हाइड्रोजन संलयन प्रक्रिया में मान लीजिए है तो क्या है, रिड्यूस करेगा। शुरू में मैंने एक चीज और बताया था आपको पढ़ाते समय उसमें बायोटेक में, कि सूर्य के उपस्थिति में क्या करता है, जल के जो अणु होते हैं वो विखंडित होते हैं, असंलिग्न क्या होते हैं, और फिर उसके बाद रिड्यूस करता है, उसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सब चीजें हैं। खैर चलिए, संलयन से प्राप्त ऊर्जा गुना अधिक होती है। इसका ऊर्जा उत्पादन लिखिए, ऊर्जा उत्पादन में क्या होगा, ये विखंडन लिखिएगा। विखंडन प्रक्रिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। उसके पश्चात संलयन में लिखिएगा, यह ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक तकनीक है, एक प्रायोगिक तकनीक है। प्रायोगिक तकनीक है, हो गया ये सभी इसके अलग अलग मैंने इनको क्लासिफाई करा दिया। अब आप लोग लिखिए बैकग्राउंड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लिखिए, और थोड़ा सा समझिए, कुछ थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा पहले समझिए। जैसे हुआ क्या, 1900 यूरोपियन कंट्री जो लगभग 1944 में ही क्या हो गया, जो वर्ल्ड वार था समाप्ति हो चुकी,
लीजिए कि 2 कमरा है, 2 कमरा है तो एक कमरा जैसे एक हॉस्टल है, बहुत बारीकी समझिएगा, एक हॉस्टल में 2 कमरे हैं, तो उन दोनों कमरों में मान लीजिए एक गुट वाले मित्र राष्ट्र है और दूसरे गुट वाले धुरी राष्ट्र है, पूरे विश्व में एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, दोनों कमरों के लोगों ने अलग अलग काम बनाया कि ऐसा है एक बाहर फील्ड में निकल के और दोनों कमरों के लोग युद्ध करेंगे। अब मान लीजिए धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र है, अब धुरी राष्ट्र कौन सा भाई किसी को पता है? अफ्रीकी कंट्री जो जर्मनी वगैरह ध्रुवीय राष्ट्र सर अमेरिका नहीं नहीं, अमेरिका तो देखिए मैं बताता हूँ, धुरी राष्ट्र कौन था? जापान, जर्मनी, इटली, दीज कंट्रीज आर एक्सिस कंट्री, धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कितने देश थे पता है? 56 से ज्यादा देश। पहले कौन? अमेरिका, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी था। चाइना और भारत भी उधर अमेरिका की तरफ, अमेरिका अप्रत्यक्ष राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से थे सर, भारत अप्रत्यक्ष ही समझिए, भारत वैसे ही रहता पीछे वैसे। हाँ सर, जब ब्रिटेन सर था, ब्रिटेन सर था जब, तो ब्रिटेन जितने कंट्री को उस समय ऑपनियस किया था तो एक तरीके से सभी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ। तो उसमें कौन कौन था? ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया और उस समय का संयुक्त सोवियत संघ, ये सभी तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए निकल के गए और युद्ध करने लगे, तो उसके बाद कुछ तो भाग गए, हो गया, चलो हो गया समाप्ति का कगार पे। लेकिन एक जापान जो था धुरी राष्ट्र की तरफ से, उससे सब लड़ ही रहे थे। जैसे मित्र राष्ट्र में क्या होगा, मित्र राष्ट्र में और धुरी राष्ट्र में, धुरी राष्ट्र में बाकी कुछ देश निकल पड़ेंगे, चलो हटो खत्म है। उधर जर्मनी में क्या होगा, हिटलर ने सुसाइड किया था, देखा कि हमारे ही तानाशाही की वजह से इतना भयंकर त्राहिमाम मचा, सुसाइड कर लिया। और उसके बाद उधर को निकल के इधर इटली के लोग भाग गए, बचा कौन? धुरी राष्ट्र वाला एक जापान। जापान अंतिम तक लड़ता रहा और 56 से ज्यादा देश मित्र राष्ट्र। अब 56 क्या सोचे कि और तो सबको भगा दिया, यही एकदम मोर्चा संभाले हुए, इसी को ब्लॉक मार इसी को था। अब वो जो है जापान भी एकदम हैवी था अपने आप, जापान तो हरा ही नहीं पा रहा था, 56 देश मिल के नहीं हरा पा रहे थे। अंत में एक ऐसी स्थिति हुई कि जब ये कौन, अभी क्या किसका नाम मैंने लिया है, ऑटोमैन स्ट्रासहोम ने, मतलब स्ट्रासमैन और ऑटोहोम ने, इन्होंने क्या किया पता है? इनके द्वारा बनाया गया और एक और कौन थे जिसको बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ, बाद में उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, उसका नाम था डॉक्टर, कौन था भाई बता रहा हूँ इसका नाम, देखिए तुमको नाम ही ध्यान कर गया, इसका नाम था आइजनहावर, डॉक्टर आइजनहावर। इनको बड़ा पश्चाताप हुआ क्या, उस समय डिमांड कि ऐसा करो, ये मानने वाला है नहीं। और इसने एक काम और उसी समय किया था, जापान में अमेरिका की पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। तो अमेरिका ने तो तीर मिलाया था, तो बौखलाया था अमेरिका ने क्या किया, 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 डेट में जो है हिरोशिमा और नागासाकी क्रम से हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर दिया। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। क्या नाम था इनके बमों का? एक का नाम था सर, अरे सर लिटिल बॉय और बैटमैन मैन नाम का इनके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम हमला किया, तब जाके सरेंडर किया जापान को, तो हो गया सरेंडर, हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। और सब फिर उसका क्या हुआ, 1945 से ही इसका युग शुरू हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का युग का प्रारंभ हो गया। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी युग का प्रारंभ जब हुआ तो उसमें सबसे पहला देश कौन था, न्यूक्लियर संपन्न देश? अमेरिका। कौन सा सन था उसका? 19 करते जाइए, 1945 जो है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 1945
1949 यूएसएसआर, 1949 यूएसएसआर, नोट करते क्या है? 1945 यूएसए, 1949 यूएसएसआर। उसके बाद यूएसएसआर के बाद कौन आया? यूके। यूके माने यूनाइटेड किंगडम, लंदन। यूके को कई नाम से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, ब्रिटिश है, मतलब ब्रिटेन है, ठीक है ना, और एक और नाम से जानते हैं, इंग्लैंड। इंग्लैंड कहिए, सर ब्रिटेन कहिए। सर जो कहते हैं कि विक्टोरिया की राजकुमारी विक्टोरिया भी आई थी। हाँ, समय समय के हिसाब से बदला है। इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यही जो है 1957 में आया, और 1957 के बाद फिर यूके के बाद 1960 में फ्रांस आया। 1957 यूके, यूनाइटेड किंगडम, 1960 में फ्रांस इस लाइन में आया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आया। उसके बाद 1964 में चाइना, चाइना जब हमला हुआ था 1962 में भारत ने, उसके बाद चाइना, अब चाइना 1964 में आ गया। 1964 में चाइना, और चाइना के बाद कौन आया? अच्छा एक चीज और देखिए, जब चाइना 1964 में बना दिया तो जवाहरलाल नेहरू फिर भी नहीं अनुमति दे रहे थे। दिमाग इनका कहाँ था? बेटी बेटी पे हस्ताक्षर। तभी इनके दिमाग में नहीं आ रहा कि अब हमको कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। हार के पश्चात हार का दम लेके बैठे थे, सिगरेट छल्ले उड़ाते हुए हार का दम लेके बैठे। तो जब हार का दम लेके बैठे तो उनको कहिए कि वो कहते हैं ना कि ईश्वर की देन होती है जो लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति को भेजे। अरे उन्होंने तत्काल जो तमाम सारे जो है गठन किए, तमाम एटॉमिक ऊर्जा आयोग दुनिया भर में फटाफट गठन करते हुए, होमी जहांगीर भाभा को संगठित करते हुए इन्होंने क्या किया? संगठन तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। होमी जहांगीर भाभा और एटॉमिक एनर्जी का विभाग बनाया। सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा इतिहास मुझे चलूंगा, अभी तो बस नाम ही यही है। फिर उसके बाद इनको सबको संगठित करते हुए 1974 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, इन्हीं की देन थी, लाल बहादुर शास्त्री की देन थी, जो इंदिरा गांधी के समय में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। अच्छा इसके बाद 1974 में इंडिया ने अपना बनाया, 1974 में इंडिया, भारत, ठीक है। और भारत के बाद उस समय, एक बात और जानिए कि उस समय का तो छठवां था भारत, लेकिन आज के डेट में भारत तीसरा संपन्न परमाणु संपन्न, तीसरा। और उसके बाद 7वें नंबर है चोर पाकिस्तान भी किसी तरह से कर दिया। कैसे किया पता है? चाइना से उसने चोरकटई से, उसका एक जो है गया वैज्ञानिक कनाडा, और पता नहीं कहाँ से गया, वो चुरा के ले आया, टेक्नोलॉजी तकनीक चुरा के ले आया। और 1998 कब किया? मई 1998, जब 11-13 मई को इसका हुआ 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण अपना किया। तो इसीलिए तब तक उसी मई के 10 दिन के बाद 2122 या 22-23 ऐसा कोई डेट है, 22-23 डेट लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, उसी में 10 दिन के बाद उसने अपना, और इसका जो एक चोर वैज्ञानिक गया तो वहां से लेके आया तकनीकी चुरा, और तकनीकी चुरा के लाने के बाद क्या किया पता है? ये अपना पता नहीं झूठे पर कौन सा बम बनाया, वो कभी फटेगा भी नहीं फटेगा उस समय। अभी तक सर प्रयोग नहीं किया, अभी तक प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 2002 में इसी चोरवा ने क्या किया, उसको उत्तर कोरिया किम जोंग उन को दे आया जाके, नाम है, और उसे कहते हैं ना जब गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो होता क्या होता है, छलकता रहता है, वो जाके दे आया उसको भी, लो भैया किम जोंग उन, तो मौके पर हमारा जरूर हेल्प करना, लो अपने तकनीकी ले लो। और किम जोंग उन ने क्या किया, और आज के डेट में किम जोंग उन परमाणु संपन्न है, इसी नाते अमेरिका को भी आंख दिखाता है, कहता है ज्यादा हल्ला मत बताओ, हमारे दोस्त पाकिस्तान ने हमको दिया है, उड़ा दूंगा तो तत्काल
डिपार्टमेंट कोरिया ही था, संयुक्त था, तो बाद में बटा होगा। तो उसके बाद और एक रहस्य वाली बात आप लोग और जानते हैं कि इसी क्रम में इजराइल 1971 में बना लिया था अपना जो ये एटॉमिक जो मतलब न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी था, इजराइल 1971 में ही बना लिया था। लेकिन इतना शक्ति संपन्न इजराइल था, इतना उसके अंदर पेशेंस धैर्य था, किसी को हल्ला नहीं मचाया, बाद में जाकर उजागर होगा। कब उजागर होगा? जब सैटेलाइट तकनीक जब विकसित हुआ तब देखा गया कि इसके पास भी है भाई, ये कमजोर नहीं है। हमास जो ये विद्रोही है ना इजराइल के, इन्होंने चिंगारी छुआ दिया, इजराइल को छोड़ेगा थोड़ी नहीं, ये मारेगा, तहस कर देगा। और इजराइल एक अकेला इजराइल जो है 56 राष्ट्रों से, 56 राष्ट्र कौन से? इस्लामिक कंट्री, वो अकेले ले रहा है, मोर्चा अकेले। और बाकी कहानी में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, जो चला जाऊंगा फिर ये इजराइल कहाँ से आया, फिर उसके बीच में कैसे हमास उसके विद्रोही विरोधी क्यों हुए हैं, ज़्यादा कहानी वो आ जाएगी। तो ये जान लीजिए। उसका इसके बाद और जानिए कि जो और कुछ लिखिए, कुछ 4-5 पॉइंट और लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल। प्रमुख तथ्य नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा जो है हेनरी बैक्यूरेल ने किया, इनके तत्वों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किया। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हान व स्ट्रासमैन ने किया। ये तो आप लोगों ने दिखाई। परमाणु बम की खोज डॉक्टर आइजनहावर। डॉक्टर आइजनहावर और हाइड्रोजन बम की खोज डॉक्टर एडवर्ड टेलर।